नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर छोटा सा गिफ्ट आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आ सकता है। यहाँ पर आज मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैं कहूँ शॉर्ट्स या कोई और चीज़ नहीं, बल्कि यहाँ पर आज मैं आर्ट एंड कल्चर शुरू करने वाली हूँ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो आर्ट एंड कल्चर की ये नई सीरीज आपके लिए आ रही है और ये जो सीरीज है इसके साथ हमारे साथ निरंतर बने रहे। आज की बात करूँ तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम समझेंगे कि क्या हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं, किन किन चैप्टर्स को हम देखेंगे, क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं या कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्जाम में बेसिकली। तो ये सारी चीज़ों को आज हम यहाँ कवर करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि आर्ट एंड कल्चर कब पढ़ाया जाएगा, तो इस जो आपका वेट था, जो इंतज़ार था, आज वो पूरा हुआ। तो किसी भी व्यक्ति को जानना हो या किसी भी पन्ने को जानना हो, किसी भी चैप्टर को जानना हो या किसी भी किताब को जानना हो, तो उसके थोड़े से हिंट्स या इंडेक्स कहीं मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, समझ में आ जाता है क्या चीज़ें हम अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पर वही कवर करने वाली हूँ। तो क्या आप एक्साइटेड है? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये पढ़ाने के लिए। ये जो सीरीज़ चलेगी उसको पढ़ाने के लिए एक चीज़ और ऐड ऑन कर देती हूँ। जो भी इसकी PDF रहेगी वो मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराती रहूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की बहुत डिमांड होती है कि मैम PDF दीजिए। तो मेरा मानना है PDF भी लीजिए, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेट करके पढ़ते हैं, समझते चलते हैं, साथ में उसका मज़ा ही कुछ और है। आइए नज़र डालते हैं समय ज़ाया नहीं करते हुए। कला, तो कला क्या है आप बताइए, कला क्या हो सकती है? देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक ये भी तो कला ही है। आप अच्छे चित्रकार हैं, अच्छे पेंटर हैं, ये भी एक कला है। आप अच्छे मूर्तिकार हैं, ये भी एक कला है। आप अच्छा झूठ बोल लेते हैं, ये भी एक कला है। मजाक की बात है। आप अच्छे शेफ हैं, मजाक की तो खैर बात नहीं है, झूठ बोलना भी अपने आप में एक कला ही है। और अगर आप अच्छे शेफ हैं, वो भी एक कला है। तो कला जो शब्द है वो बहुत व्यापक है। वो पूरी तरह से आप समझेंगे संस्कृति और सभ्यता को कैसे डिफाइन करता है ना। अपने आप में कोई अच्छा शेफ है, वो एक कलाकार है। कोई भी चीज़, कला बहुत व्यापक शब्द है। तो कला को किसी शब्द में मात्र हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए आर्ट है। नहीं, आप जिसमें बेहतर कर पा रहे हैं, जिस चीज़ से आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही, वो आपकी कला है, उससे आप सीख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें अगर सभ्यता की, तो संस्कृति से पहले सभ्यता को समझते हैं, क्योंकि सभ्यता भौतिक आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है। ऐसा क्यों मैंने बोला? देखिए, भौतिक आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे घर हो गया, मकान हो गया, मतलब कपड़े हो गए, भोजन हो गया, इत्यादि चीज़ों के लिए पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से सभ्यताएं मिट जाती हैं, मिटती रहती है, ये टिकाऊ नहीं होती हैं, मिट जाती हैं, क्योंकि इसमें भौतिक आवश्यकताएं हैं। इसीलिए गौर करिएगा, हड़प्पा सभ्यता की बात करता है, हड़प्पा संस्कृति की बात नहीं करता है। हड़प्पा सभ्यता, इसलिए सभ्यताएं मिट जाती हैं और संस्कृति रह जाती है। वही समझते हैं कैसे। देखिए, संस्कृति क्या है? ये मनुष्य की द्वितीय आवश्यकता है, ये प्राथमिक आवश्यकता है। भाई कपड़ा, रोटी, मकान तो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन संस्कृति द्वितीय आवश्यकता कैसे? जैसे कला हो गया, मनोरंजन हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, चित्रकारी हो गया, मूर्ति कला हो गया। ये सब क्या है? जब पेट भरा होगा ना, जब पेट भरा होगा तभी तो मनोरंजन होगा ना। तो यहाँ पर मनोरंजन की बात करता है। और संस्कृति, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति ये बताती है कि उस व्यक्ति को कितनी आज़ादी मिली है बोलने की, कितनी आज़ादी मिली है खुद को अपग्रेड करने की। तो संस्कृति जो है वो मानव की द्वितीय आवश्यकता है। इसमें अपने मनोरंजन की चीज़ों को वो करता है। और किसी भी जो है संस्कृति हमेशा रहती है, जबकि सभ्यताएं मिट जाती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की बात करता है, ना कि हड़प्पा संस्कृति की। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस याद रहेगा। तभी आप याद रखिएगा, एक लाइन इस तरह से है, कहा जा सकता है कि जो सभ्यता है वो हम बनाते हैं, पर संस्कृति क्या है? वो हम खुद हैं। तो यहाँ समझ आ रहा है ना, सभ्यताएं मिट जाती हैं लेकिन संस्कृति रह जाती है। तभी आप डिफरेंस देखेंगे। अगर उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहें कि आप अफगानिस्तान को ले लें या फिर किसी को भी फॉर एग्जाम्पल ले लें और इंडिया को लें, तो अफगानिस्तान में महिलाओं को किस प्रकार की आज़ादी है, इंडिया में किस प्रकार की आज़ादी है। तो हमेशा से आप देखेंगे वो परंपरा चली आ रही है। तो वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो निखर कर आता है वो बताता है कि किस माहौल में वो जन्मा है, किस माहौल में उसको बड़ा किया गया, उसकी अपब्रिंगिंग हुई, वो उसकी संस्कृति को दर्शाता है। एक तरीके से संस्कृति कहा जा सकता है इसको। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कला, संस्कृति और सभ्यता क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, जो समस्या है पहले हम उसका हल कर लेते हैं, क्योंकि समस्याएं पहले आ जाती हैं। आजकल के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, समस्याओं को पहले हल कर ले तो दिमाग थोड़ा और खुल जाता है। फॉलो मी की बात मैं कर रही हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पर, फेसबुक पर, एंड देन
ये आप अपना जो है टेलीग्राम पर मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई क्वेरी होती है, क्वेरी एज इन जिससे जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उससे संबंधित, यहाँ पर मैं आपको PDF दे दूंगी, और भी कोई अपडेट्स होंगे तो मैं आपको वहाँ दे दिया करूंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, जो नेसेसरी होगा मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध टाइम टू टाइम कराती रहूंगी। इट्स माई ड्यूटी, आपको टेंशन नहीं लेना। आपकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ आना, पढ़ना और उसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो जो भी मैं जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर के अलावा जैसे इंटरनेशनल या फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको इकोलॉजी में, तो उसके PDF भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो लोग वो भी वीडियोस देखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से सर्च करिए और यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कला और संस्कृति का परिचय। जैसा कि मैंने बताया हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। तो किसी व्यक्ति के परिवार के बारे में जानने से पहले बेहतर है उसके बारे में भी पहले जाना जाए। तो हम क्या अंदर पढ़ने वाले हैं, उसके लिए हमें एक सिलेबस दिया गया है, और सिलेबस ये बताता है कि अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या उसमें खोदना है, क्या क्या जानना है। जो कि UPSC का सिलेबस कहता है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन से आधुनिक काल तक, ठीक है, आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो प्राचीन से आधुनिक तक की बात कर रहा है, यानी कि आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से उठा के देखिए, हड़प्पा इत्यादि से देखेंगे। आधुनिक समय पे अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की वास्तुकला की बात करें तो कैसा उस समय पे आर्किटेक्चर था, फिर मध्यकाल में क्या आर्किटेक्चर है, फिर आधुनिक समय पे क्या था। तो जो वो परंपरा चली आ रही थी, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ, उसके रूपों में कोई परिवर्तन आया, या एज इट इज वही परंपरा चली आ रही है। तो किस तरह से समय के साथ परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उसको पढ़ने की बात कर रहा है। तो कला के रूप में, कला के रूपों जैसे साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो प्राचीन समय से लेके आधुनिक काल तक में, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, साहित्य, नृत्य, संगीत इत्यादि, कठपुतली इत्यादि को शामिल किया गया है, जिसको हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। बस मैं वही चीजों पे ज्यादा फोकस रखूंगी जिसकी डिमांड UPSC ने की है। तो जब भी मैं आपको कोई लेक्चर दूंगी तो उस पर प्रीवियस ईयर का PT का क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूंगी, और जब भी हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में कुछ लेक्चर्स को एड ऑन करके आपकी सुविधा के लिए हम मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है निरंतर मेरे साथ बने रहना है, ताकि मुझे भी तो हिम्मत मिलेगी ना। जब जनता ही नहीं होगी देखने के लिए तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर पढ़ाकर। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है। एक तो कला और संस्कृति, कला अपने आप में बहुत ही मतलब पूरा रंगों से भरा हुआ हम कह सकते हैं जो है शब्द है। तो इसमें हम वास्तुकला को पढ़ेंगे, चित्रकला को पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मूर्ति कला को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तुकला जो है वो क्या है, यानी कि आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। तो आर्किटेक्चर में हम यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल तक हम जाएंगे। प्रागैतिहासिक काल में माफी चाहती हूँ, अगर हम देखेंगे जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम देखेंगे, या चैत्य विहार के बारे में हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में। ठीक है, हम मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, ये आप देख रहे हैं किस तरह से एक सिंबल जैसे मैंने दिया है यहाँ पर। तो मंदिर स्थापत्य में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि नागर शैली हो गया, द्रविड़ शैली हो गया, बेसर शैली हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। मध्यकाल की ओर अगर हम आर्किटेक्चर में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मुगलों के समय पे आर्किटेक्चर कैसा था, है उनका स्थापत्य कैसा था, या फिर दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें उस वक्त कैसा था। आधुनिक में अगर देखेंगे तो हम इसमें जो इंडो गोथिक शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे, इत्यादि चीजों को हम यहाँ कवर करेंगे। तो हम ये देखेंगे वास्तुकला एक्चुअल में हमारे समाज का कहीं ना कहीं एक आईना है, क्योंकि आप देखेंगे जैसा जो शासक आया, जैसा समय रहा, उस हिसाब से उसने अपनी प्रतिक्रिया उसको झलकाई है अपनी आर्किटेक्चर में। आप पुराने समय की बात करें, प्राचीन समय की, तो कैसे वहाँ का जो गुफाएं मिलती हैं या इत्यादि चीज़ों को आप देखते हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था। फिर आप मध्यकाल में जाएंगे तो वहाँ का आर्किटेक्चर डिफरेंट था। तो ये जो आर्किटेक्चर या वास्तुकला की जो ये कहानी है, ये किस तरह से समय के साथ फ्लैक्चुएट होती है और समय के साथ बदलती है, और क्या अतीत के साथ लाके उसको आगे अपना कैरी फॉरवर्ड करती है, तो वो झलकेगा। हर व्यक्ति का, हर शासक का जो अस्तित्व है, जो व्यक्तित्व है, वो उसके आर्किटेक्चर में दिखेगा, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सब्र करते हैं, और जब चैप्टर इसका आएगा तो खूब अच्छे से इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा हम कवर करेंगे चित्रकला को। बच्चों आपको दिख रहा है ना, ये इसको मैं हटाने की कोशिश करती हूँ, चलिए दिख ही रहा होगा, आई होप सो आपको। ये जो चित्रकला है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ चीजें जैसे कवर करेंगे। आप अगर भीमबेटका की गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो वहां पर किस तरह से चित्रकारी की गई है प्राचीन समय में, वहां पर कैसे बताया गया, उनका जीवन काल कैसा था, कैसे उनका रहन सहन था,
देखिए चित्रकला हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, कला अपने आप में उस समय की संस्कृति को, उस समय की सभ्यता को दर्शाती है, उस समय के रहन सहन को दर्शाती है। तो ये अपने आप में पूरा समेकित किए हुए जो है एक विषय है। तो चित्रकला में हम चाहे वो हड़प्पा कालीन हो, प्रागैतिहासिक काल हो, या फिर हम मध्यकाल में देखेंगे, हम आधुनिक समय में भी देखेंगे कि चित्रकारी किस तरह से उसने अपना स्वरूप बदला है समय के साथ साथ। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो समय के साथ साथ चीजें बदली भी हैं, कुछ चीजें पुरानी आई हैं, कुछ चीजें नई आई हैं, कुछ चीजों को मर्ज कर दिया गया है। जैसे आधुनिक समय में देखेंगे तो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपना कुछ अलग तरह के इंडो गोथिक शैली और इन सब चीजों का, नए तरीके से चीजों का निर्माण करना शुरू किया। चित्रकला में सब कुछ जो है समाया हुआ है, पूरी स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। एक ऐसी कला जहां पर शब्दों के बिना पूरी स्टोरी को बताया जा सकता है। तो चित्रकला बहुत खूबसूरत है, इसको बहुत खूबसूरती से हम पिक्चर्स के साथ जो है पूरा करेंगे, क्योंकि पिक्चर्स के साथ पढ़ने में बच्चों आप सब समझते हैं, हम सब खुद कोशिश करते हैं कि जैसे अगर हमें लाइनें लिखी हो उससे बेटर अगर पिक्चर दे दी जाती है और हम एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा माइंड में फिट हो जाता है ना, मैं समझ सकती हूँ। मूर्ति कला की बात करें तो एज इट इज वही प्राचीन काल से मध्यकाल में हम आएंगे, फिर इसके बाद आधुनिक समय में देखेंगे क्या मूर्तिकारों ने क्या काम किया, वहाँ के शासकों ने कैसे इस पे काम किया करवाया है मूर्ति कला के अंतर्गत। तो जैसे हम बहुत सारी, जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में हम देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलेंगी। आप हड़प्पा सभ्यता में अगर देखेंगे तो कैसे नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो उस समय मूर्ति बनाने का पैटर्न क्या होता था, क्या क्या, एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जानी चाहिए ये सब सुन के। तो क्या क्या उस टाइम पे कैसे वो नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की मूर्ति उदाहरण के तौर पर ये बताती है कि कैसे महिलाओं की क्या स्थिति थी, उस वक्त महिलाओं के बारे में क्या विचार था। तो मूर्ति कला, चित्रकला ये बताती है उस समय की दशा और दिशा को, उस समकालीन परिस्थितियों को दर्शाती है। तो इसको हम मूर्तिकला को आधुनिक समय तक लेकर आएंगे, देखेंगे आज के समय में क्या मूर्तिकारी हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साहित्य पढ़ेंगे, संगीत पढ़ेंगे बच्चों, और एंड में हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। तो समझिएगा यहाँ पर साहित्य कहते हैं ना हम कि हमारे समाज का दर्पण होता है। पहले समय में लोग कैसे लिखा करते थे, आज में क्या परिवर्तन आया है उसमें, जैसे वैदिक साहित्य हो गया, प्राकृत और संस्कृत साहित्य हो गया, पाली हो गया, इन सब चीज़ों को जैसे इसमें हम देखेंगे जो हमारे वेद पुराण है उन सब चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे आज के समय के साहित्य को। क्योंकि साहित्य, मैंने जैसा कि कहा, हमारे समाज का दर्पण है। तो पता चलता है कि कैसे विचारों में परिवर्तन आया, कैसे हमने पुराने, कहते हैं ना, अपने पूर्वजों से सीखा, या हमने क्या नया अडॉप्ट किया, क्या हमने पुरानी चीज़ों को ही कैरी फॉरवर्ड करके हम आगे लेकर आए हैं। तो साहित्य को पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे समाज का दर्पण है। इसके बाद संगीत। भाई म्यूजिक के बिना तो जीवन मुझे लगता है अधूरा ही है। मोस्ट ऑफ द लोग जब भी स्ट्रेस फील करते होंगे या जो भी कभी खुशी के माहौल में, गम के माहौल में, हमेशा म्यूजिक को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो मन को और बहुत तरोताज़ा कर देता है। बात करते हैं संगीत की, तो संगीत में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे जो भी सात सुर हैं उनको हम देखेंगे, वो क्या क्या चीज़ें हैं, या किस किस शासक के समय पे कौन कौन से संगीतकार हुआ करते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट उस समय में यूज़ होते थे तो जो वर्तमान में भी होते हैं, क्या नए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से संगीत ने वहाँ की समकालीन परिस्थितियों को अपने म्यूज़िक में, अपनी जो है कह सकते हैं हम लाइनों में दर्शाया है अपने वक्त। जैसे आजकल के म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो कितने हम लिंक कर पाते हैं कुछ कुछ म्यूज़िक को, तो जो उसके लिरिक्स होते हैं वो किस तरह से लिखे गए, उसके पीछे की भावनाएं क्या थी, उन सबको हम संगीत में यहाँ पर बच्चों कवर करेंगे। इसमें देखते हैं शास्त्रीय नृत्य में, जैसे जो भारतीय जो नृत्य विधाएं होंगी उसमें हम शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे, और शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, ठीक है, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, इसमें बहुत सारे जो 8 नृत्य हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे पिक्चर्स के साथ। उनके फेमस कलाकार कौन है, किसने शुरू किया, किसके द्वारा किया जाता है, जो नृत्य है उनके अटायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोहिनी अट्टम में क्या ऐसी चीज़ें हैं, ओडिसी में ऐसी चीज़ें क्या क्या एक दूसरे को अलग करती हैं, पहले समय पे जो ये नृत्य होते थे वो कहाँ होते थे, पुरुषों द्वारा किए जाते थे या सिर्फ स्त्रियों के द्वारा किए जाते, तो ये सब चीज़ों को हम वहाँ पर देखेंगे। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद पढ़ेंगे शिलालेख और अभिलेख, जैसे अशोक के जो शिलालेख अभिलेख मिले उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, मतलब इसको हम थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछ लिए गए हैं पीटी में। नाट्य कला, भाई कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो नाट्य कला को भी हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। अगर मैं बताऊं नाट्य कला की पॉपुलैरिटी के बारे में, तो आप देखेंगे कि तमिल का एक ग्रंथ है शिल्पाधिकारम करके, उसमें भी और हमारे महाभारत में भी इसके बारे में बहुत ब्रीफ में दिया गया है।
तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नाट्य कला हमारे क्योंकि पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं उन चीज़ों को मैं यहाँ कवर करूंगी जो जिस पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद भारतीय हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट की बात करें, हैंडीक्राफ्ट को कितना ज़्यादा जो है वर्तमान के जो सरकार है कितना प्रमोट कर रही है। इवन सभी लोगों को प्रमोट करना चाहिए, न केवल सरकारों को। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट की ओर जो है, जो हस्तकरघे जो चीज़ें हैं या छोटे छोटे कुटीर ऐसे उद्योग हैं, उन सबको हम सपोर्ट करें। तो यह भारतीय हस्तशिल्प किस तरह से समय के साथ साथ जो है इजाद हुआ है, उसको हम देखेंगे। क्या क्या परिवर्तन आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम नई नई चीज़ें देखते हैं, चाहे वो आपका नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। वो हस्तशिल्प के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कठपुतली कला आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद विश्व विरासत धरोहर सूची बच्चों क्या है, देखिए यूनेस्को के द्वारा जिन जिन को विश्व विरासत सूची के अंतर्गत रखा गया, चाहे वो नृत्य है या फिर कोई आर्किटेक्चर है या फिर हम कह सकते हैं कोई ग्रंथ है, उस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे किस किस चीज़ों को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि प्रश्न इससे बहुत बार पीटी में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हम ये ज़रूर कवर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि प्रीलियम बेस्ड जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है ना, सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ने से क्या होगा, अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है, चलो ये भी समझ लिया। अब हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं प्रश्न की, हमें यही नहीं पता कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको बात करनी है, मान लीजिए, ठीक है, तो अगर आपको किसी व्यक्ति से बात करनी है, हमें यही नहीं पता कि उसका नेचर कैसा है, तो हम उसे कैसे मनाएंगे, हम उससे कैसे बात शुरू करेंगे। तो हमें थोड़ा बहुत पता होगा तो हम अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर करना है आपको। तो प्रीलिम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है, हमें वो पता होगा तो हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखिए स्टार्टिंग 2022 से करूँ, क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 2022 में जो है आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये कुछ गड़बड़ है शायद मे बी। तो ये 2000 जो है आप देखेंगे इसमें, रुकिए एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, 2022 में अगर मैं कहूँ तो आपसे 4 प्रश्न पूछे गए पीटी में, माफी चाहती हूँ थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से। तो 2022 में 4 प्रश्न पूछे गए, 2021 में आपसे 5 प्रश्न पूछे गए, 2020 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हाल फिलहाल कुछ इस तरह का ट्रेंड रहा है, ठीक है। प्रश्न कितने क्वांटिटी पूछी जा रही है वो तो जरूरी है ही, क्योंकि पता नहीं कब क्या पूछ ले, यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड है। तो इंटरव्यू में भी जब आप ये सब चीजों को जानेंगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा, और आपका दायित्व बनता है कि अपने भारत की हर चीज के बारे में आपको इस चीजों के बारे में पता होना चाहिए। भारत जो है इतनी विविधताओं वाला देश है, कम से कम कुछ क्वालिटीज ही सही हमें इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या संगीत, क्या नृत्य, इसमें तो मजा भी आता है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है इस तरह से ये जो नंबरिंग कह सकते हैं हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पर मेंस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो 2022 में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। 2021 में कुछ 1 कुल प्रश्न पूछा गया था, 20 में 4, 19 में 1, 18 में 3, 17 में 2, और इस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। तो हर साल कुछ क्वेश्चन रहते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हम सोचते हैं अरे ये तो 1-2 क्वेश्चन है, स्किप कर देते हैं, हम वही गलती करते हैं। जो चीज हम कवर कर सकते हैं, जिसको लगता है कि हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मत सोचिए 1-2 क्वेश्चन है चलो छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। एक एक नंबर से आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो सकते हैं ना। तो लिस्ट में आने के लिए एक एक नंबर, पाई जुटानी पड़ती है, घर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं अचानक से बन जाता है। तो आइए इसके बाद यहाँ पर जैसे कि थैंक यू लास्ट में थैंक यू आप सबको, और यहाँ पर आप स्टडी IQ के जो साइट्स हैं उनको देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द मिलेंगे अपने एक लेक्चर के साथ, जहाँ से हम शुरू करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता को, और वहाँ पर हम आर्किटेक्चर से शुरू करेंगे। आपका इसी तरह से सहयोग बना रहा तो इसमें और कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द आपको ये टॉपिक जो है कंप्लीट कराए जाए। जो अभी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी मददगार हो, और जो 2024 में दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो निरंतर हमारे साथ बने रहें। PDF मिल जाएगी, बिल्कुल भी इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि PDF कहाँ मिलेगी, PDF भी मिल जाएगी। अपना ध्यान रखें, निरंतर पढ़ते रहें, और पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा पढ़ पाएंगे। और अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।